रविंद्र, ये जिन चेहरों को ड्रॉप किया जा रहा है उसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और जो नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं उसमें किस बात पर फोकस किया जा रहा है? देखिए मीमांसा, जो 3 नाम जो ड्रॉप किए गए हैं और उसमें नीलकंठ तिवारी जो अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो नीलकंठ तिवारी के बारे में ये कहा जा सकता है, और जो कि गृह मंत्री अमित शाह जब काशी विद्यापीठ काशी विश्वनाथ मंदिर में गए और वहाँ के मुख्य पुजारी और कई लोगों ने उनसे भी शिकायत की कि नीलकंठ तिवारी को क्यों आपने टिकट दे दिया। मंदिर के बाहर जितने पंडित थे, जब हम लोग वहाँ गए थे तो उनका यही कहना था कि बीजेपी किसी को भी खड़ा कर देती इनकी जगह पर। पूछा कि क्या आप नीलकंठ तिवारी को हरा देंगे? बोला कि ये संभव नहीं है क्योंकि मोदी जी को वोट देना है। तो ये हालात थे कि जब मुख्य पुजारी शिकायत कर रहा है नीलकंठ तिवारी के बारे में, तो उनका टिकट कटना ही था, मंत्रिमंडल से उनको हटना ही था। तो ये तो तय पहले से माना जा रहा था। दूसरी बात, महेंद्र सिंह के बाद 5 साल रहे हैं, उनका योगी आदित्यनाथ से काफ़ी करीबी रहा है, लेकिन चूंकि जो कास्ट इक्वेशन है उसमें नए लोगों को लाना था, जैसे कि दयाशंकर सिंह है या दूसरे लोग है, उसके कारण से महेंद्र सिंह का कह सकते हैं कि पत्ता कट गया। जहाँ तक दिनेश शर्मा की बात है, तो दिनेश शर्मा को 2017 में एक खास कारण से बनाया गया था क्योंकि उसमें ठाकुर सीएम थे, ओबीसी के केशव मौर्य, इसलिए ब्राह्मण को लाना था। तो उसमें दिनेश शर्मा वहाँ के लखनऊ के जाने पहचाने चेहरे थे। लेकिन जब ब्राह्मणों में नाराजगी की बातें पूरे फैली थी, उसके पीछे कहा जा सकता है, और जो कही गई बातें हैं, जो हमें जानकारी उसमें आई थी, सूत्रों की जानकारी, कि खुद योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी नेतृत्व से शिकायत की थी दिनेश शर्मा और दूसरे ऐसे लोगों को जो प्रचार कर रहे थे कि ब्राह्मण समाज पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज है या योगी आदित्यनाथ से नाराज है। उसको रोकने का काम भी नहीं किया गया था, और इसके कारण से आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान के घर पर ब्राह्मणों बड़े बड़े जो नेता थे प्रदेश के और केंद्र के, उनकी एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। शिव प्रताप शुक्ला को उसका कन्वीनर बनाया गया था और हर जिले में उनको भेजा गया था। तो दिनेश शर्मा को उसमें भूमिका नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये तय मान के चला जा रहा था कि दिनेश शर्मा को इस बार यहाँ से छुट्टी मिलेगी, उनकी जगह पर किसी और को जगह मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, ब्रजेश पाठक हो, श्रीकांत शर्मा हो और दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको आगे के नेतृत्व के लिए तैयार किया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया जो रखा गया था 70 साल या 65 साल। जी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है, श्रीकांत शर्मा मंत्री नहीं बनेंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। मंत्री नहीं बनाया जाएगा श्रीकांत शर्मा को। पहली सरकार में वो मंत्री रहे थे। विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, क्या वजह है कि एक बार फिर से मौका नहीं दिया जा रहा? देखिए मीमांसा, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ये सभी नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर निकले हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने सूत्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि सभी को शुभकामनाएं दी गई हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार श्रीकांत शर्मा का रोल क्या रहता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इस बार मंत्रिमंडल से किसी एक को संगठन में भेजा जा सकता है, लेकिन ये नाम कौन सा है इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। लेकिन तमाम जो चेहरे यहाँ पर पहुंचे हुए थे बातचीत करने के लिए योगी आदित्यनाथ से, उसमें श्रीकांत शर्मा भी अंदर मौजूद थे। मीमांसा जी, अंदर अगर मौजूदगी थी उनकी तो फिर क्या वजह हो सकती है और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि उन्हें इस बार मौका अगर नहीं दिया जाता है तो उसके पीछे क्या संदेश और क्या वजह? मीमांसा, देखिए, क्योंकि संगठन का एक बड़ा रोल रहता है और उत्तर प्रदेश में अगर स्वतंत्र देव सिंह को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो किसी को प्रदेश अध्यक्ष जरूर बनाना होगा। और अगर केशव प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनते हैं और डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो उनकी जगह AK शर्मा अगर डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, ऐसी स्थिति में किसी ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हो सकता है कि इस समीकरण को ध्यान में रखकर ऐसा फैसला लिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी ये संभावना है, इस पे कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, क्योंकि श्रीकांत शर्मा भी योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में मौजूद थे। मीमांसा जी, तो आप बता रहे हैं श्रीकांत शर्मा वहां पर उस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री आवास पर उनकी मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन क्या अब उनका रोल बदला जा सकता है? पहले वो ऊर्जा मंत्री थे पहले कार्यकाल में, अब दूसरे कार्यकाल में अगर उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, उन्हें रिपीट नहीं किया जा रहा है, तो क्या उन्हें संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है? हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी कौन से नाम है जिनको ड्रॉप किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, वो सिर्फ हम उस आधार पर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर दरअसल जो नेता वहां पर जो विधायक पहुंच रहे हैं उनका मंत्री बनना लगभग
तय माना जा रहा है। लेकिन अगर उनकी भूमिका में या उनके रोल में कोई परिवर्तन किया जाता है या कोई और नई जिम्मेदारी दी जाती है तो हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा कि ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाए। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ये भव्य तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की, और हर गली नुक्कड़ पर आज लखनऊ में आपको केसरिया रंग छाया हुआ नजर आएगा। और ये रंगारंग कार्यक्रम वहां पर हर गली चौराहे पर हो रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास के पास हो रहे हैं और इकाना स्टेडियम में भी हो रहे हैं। शाम 7 बजे योगी कैबिनेट की पहली बैठक आज होने जा रही है। शपथ ग्रहण होगा शाम 4 बजे और 7 बजे होगी कैबिनेट बैठक। कैबिनेट बैठक के बाद 9 बजे रात्रि भोज होगा। तो 7 बजे योगी कैबिनेट की आज पहली बैठक होने वाली है। अब इस बैठक में भी क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं उसका भी इंतजार रहेगा। और विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, शाम 7 बजे योगी कैबिनेट की पहली बैठक और उसके बाद रात्रि भोज, कैबिनेट में क्या कुछ अहम और बड़ा फैसला क्या लिया जा सकता है? मीमांसा, देखिए योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनका पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ शपथ लेगा और उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें तमाम जो नए मुद्दे होंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी की सरकार है, कोई नई सरकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट की बैठक पहली बुलाई जाती है। इसमें देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ कौन सा अहम फैसला लेते हैं, क्योंकि तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या फिर आध्यात्म से जुड़े हुए जो तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, चाहे वो विंध्याचल कॉरिडोर को लेकर हो या फिर मथुरा में जो मथुरा में मंदिर के आसपास जो काम चल रहा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को आगे चलकर फैसला लेना है कैबिनेट के जरिए। लेकिन आज की जो कैबिनेट की बैठक होगी वो एक तरह से सामान्य बैठक कही जा सकती है। कोई बहुत बड़ा फैसला इस बैठक में लिए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो ये सरकार है ये कंटिन्यूटी की सरकार है, कोई नई सरकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे, तो जब एक बार नए साथी उनके इसमें आएंगे, क्योंकि लगभग 25 के आसपास नए चेहरे योगी आदित्यनाथ के साथ इस नई सरकार में शामिल हो रहे हैं, तो उनके साथ कैबिनेट में सबका परिचय होगा, उनके साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी और देखना यह होगा कि इसमें आगे क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। मीमांसा जी, ये जाहिर तौर पर अब दूसरा कार्यकाल है और कैबिनेट की बैठक एक औपचारिकता भी होती है, लेकिन कई बार कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी कर लिए जाते हैं पहली ही कैबिनेट बैठक में। और इकाना स्टेडियम में ये 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें आमंत्रित किए गए हैं कई मेहमान। और ये जो दूसरा कार्यकाल अब कैसे रहने वाला है, बहुत सी चुनौतियां अब योगी आदित्यनाथ के सामने रहेंगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेहमान पहुंच रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी ने इस दूसरे कार्यकाल को लेकर क्या कहा है शपथ ग्रहण समारोह के बारे में, उनकी बात आपको सुना देते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र हैं यहाँ और आप सब लोगों का, साक्षी महाराज जी और सब लोगों का नाम मैं लूंगा। तो एक विशेष अवसर है जिस पर हम सब लोग लखनऊ की राजधानी और विशेष अवसर पर योगी जी के शपथ समारोह में जा रहे हैं। तो पार्लियामेंट के सभी सहयोगियों का, मंत्रियों का और बाकी यात्रियों का आज के इस यात्रा में विशेष रूप से अभिनंदन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.